बताइए इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण इसमें ध्यान ये रखना है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ किसके समक्ष ग्रहण करते हैं। अगर हम शपथ की बात करें, शपथ किसके समक्ष ग्रहण की जाती है? शपथ ग्रहण की जाती है राज्यपाल के समक्ष, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम पदावधि कितनी है? यानी वो कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, उनकी उम्र को बताना है। पहला हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, दूसरा है हाई कोर्ट से संबंधित एज। सही आंसर दीजिए प्लीज। तन्वी जी आपको दोबारा देखना चाहिए, आपका डी सही नहीं होगा। अगर हम एज से संबंधित बात करें तो आपका सही आंसर होगा 65 वर्ष और 62 वर्ष। ऐसा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अगर हम एज की बात करें तो आर्टिकल 124 में इसको डिफाइन किया गया है कि एज कितनी होगी? एज होगी अधिकतम 65 वर्ष। लेकिन अगर हम हाईकोर्ट से संबंधित बात करें तो हाईकोर्ट में 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा एज को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया था? 62 वर्ष किया गया। तो आपको याद रखना है कि एज कितनी है? 62 वर्ष है। कौन से संविधान संशोधन से? 15वें संविधान संशोधन से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। एग्जाम में 15वां संविधान संशोधन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक चीज पूछी जा सकती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र कितनी है, तो वहां पर 62 वर्ष होगी। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एज कितनी होती है? 65 वर्ष की होती है। ये करंट का मुद्दा इसलिए है क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ महोदय जो हमारे 50वें सीजीए थे वो रिटायर हो चुके हैं। अब संजीव खन्ना आए हैं जो हमारे 51वें चीफ जस्टिस हैं। तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है न्यायाधीशों की उम्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अगर हम अभिलेख न्यायालय से संबंधित बात करें, अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है ऐसा न्यायालय जिसे अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर न्यायालय से संबंधित न्यायालय से संबंधित कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो उससे संबंधित यह बात की गई है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों के उनके न्यायालय से संबंधित कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जो अवमानना के अंडर आता है। अगर हम अवमानना कर देते हैं तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वो अवमानना के आधार पर हमें दंडित कर सकें। सेकंड, इसमें कहा गया है कि जो भी अभिलेख न्यायालय होगा उसके रिकॉर्ड को संरक्षित रखा जाएगा। उनके रिकॉर्ड को संरक्षित रखा जाएगा। संरक्षित रखने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, उसने कोई जजमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे के जो भी न्यायालय होंगे, जैसे हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। अगर हम हाई कोर्ट से संबंधित बात करें तो हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। इसके भी रिकॉर्डों को संरक्षित रखा जाता है ताकि अधीनस्थ न्यायालय यानी जो जिला स्तर पर न्यायालय होते हैं वो कोई भी मामला सुनवाते हैं जो इस मामले से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने दिया है उसी के अकॉर्डिंग निर्णय दिया जाता है। इसलिए अगर हम बात करें अभिलेख न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अभिलेख न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है, 129 में किया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 130 में क्या है। 130 सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि
अनुच्छेद 130 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो दिल्ली में भी हो सकता है, दिल्ली के अलावा भी इनकी बैठक हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा पर पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद दिल्ली यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली में ही स्थापित हो, उनकी बैठकें और कहीं भी स्थापित हो सकती है। कौन कराएगा? सीजीए करेगा, लेकिन अनुमति किसकी लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 130 किससे संबंधित है? आर्टिकल 130 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के अलावा भी अन्य स्थानों पर बैठ सकता है। किसकी अनुशंसा पर? किसकी अनुमति पर? राष्ट्रपति की अनुमति पर। हमारा क्वेश्चन था कि अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम हाई कोर्ट, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग अभिलेख न्यायालय है? वो होगा आपका अनुच्छेद 215 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो आपका सही आंसर होगा, तो बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना का निर्धारण कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना का निर्धारण कौन करता है? आर्टिकल 216 में आर्टिकल 216 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय की संरचना कैसी होगी, उससे संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। उच्च न्यायालय की संरचना से संबंधित अगर हम बात करें, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 में बताया गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, इसी के साथ बताया गया है कि अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश है प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। अब अन्य न्यायाधीश को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया गया कि कितने होंगे। अन्य न्यायाधीशों से संबंधित यह कहा गया है कि इनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय इनका निर्धारण करेगा। और कैसे निर्धारण करेगा? जरूरत के अकॉर्डिंग, जिस न्यायालय में जितनी जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग यहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अगर जैसे हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? सबसे अधिकतम 200 न्यायाधीश वहां पर है। तो जितनी जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में कितने हाईकोर्ट है? बताइए कमेंट सेशन में कि प्रेजेंट में कितने हाईकोर्ट है। हिंट के तौर पर आपको बता देता हूं कि 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद में तेलंगाना में हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। उसी के साथ हमारे प्रेजेंट में कितने हाईकोर्ट हैं? कमेंट सेशन में बताइए। अगर हम प्रेजेंट में हाईकोर्ट की बात करें तो प्रेजेंट में 25 हाईकोर्ट हैं। 2013 की बात करें, 2013 में 3 गुवाहाटी असम और तीसरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उनमें 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 2013 में। उसके बाद में 2019 से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित अब 25 हाईकोर्ट प्रेजेंट में स्थापित है। यह इसलिए बताया गया है क्योंकि हम अगर संविधान से संबंधित अनुच्छेद 214 की बात करें तो अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना जरूरी नहीं है। 7वां संविधान संशोधन जिसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर यूटी के लिए एक राज्य हो सकता है, एक हाईकोर्ट हो सकता है। इसी कंडीशन के आधार पर प्रेजेंट में कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। पहले यह हमारे संविधान में बाध्यता थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन से यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। अगर हम बात करें
उच्चतम न्यायालय से संबंधित उच्चतम न्यायालय की संरचना कैसी होगी? उच्चतम न्यायालय की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 फर्स्ट में किया गया है। शायद ही आपसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 124 में क्या है, इनकी संरचना बताई गई है। संरचना से संबंधित अगर हम बात करें तो मूल संविधान में यह था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा यानी सीजीए होगा, प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और अगर 7 अन्य न्यायाधीशों के अलावा अगर संख्या को बढ़ाना है तो यह अधिकार किसको दिया गया है? संख्या को इंक्रीज करने का, बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? सबसे महत्वपूर्ण यही है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है। संसद विधि के द्वारा ऐसा कर सकती है। प्रेजेंट में कितने हमारे हाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, इसी पर हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जब आपको बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो आपका मोटिव खत्म हो जाएगा, आप पहले ही जान जाओगे। लेकिन अभी हम इसको पेंडिंग रखते हैं। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं सीजीआई समेत? आगे देखिए इसमें, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी संरचना का निर्धारण किया जाता है उस न्यायालय में जरूरत के अकॉर्डिंग। मंजू जी आपका सही है, 25 राष्ट्रपति के द्वारा। तन्वी जी आपका सही है। तन्वी जी नाइस क्लास सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है मुख्य न्यायाधीश सहित? बताइए, अभी हमने इस पे चर्चा नहीं की थी, हमने इसको पेंडिंग रख रखा था। इसमें बताइए कितनी होगी मुख्य न्यायाधीश सहित? आपको यहां पर रिकॉल किया गया है मुख्य न्यायाधीश सहित। तो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वहां पर अगर ऑप्शन हो 33 तो आपका सही हो जाता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो संख्या को बढ़ा सकता है। एक तो निश्चित है, एक के अलावा जैसे प्रारंभ कितनी थी? 7 थी, तो टोटल कितनी हो गई? 8। अगर हम बाद में बात करें तो 4 बार इनको और बढ़ाया गया है। प्रेजेंट में अगर हम बात करें 2018 से, शायद मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो 2018 से कितनी है? 34 है। तो 34 किसके समेत है? 34 है मुख्य न्यायाधीश समेत, यानी एक न्यायाधीश होगा सीजीआई। प्रेजेंट में कौन है? संजीव खन्ना, प्लस 33 अलग है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? अभी हमने इस पे चर्चा की थी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? विधि आयोग में, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति एनसीजीआई, संसद, भारत का राष्ट्रपति। आंसर दीजिए। आपका सही आंसर होगा संसद के द्वारा। यह शक्ति किसे दी गई है? संसद के द्वारा। और संसद समय समय पर जरूरत के अकॉर्डिंग न्यायाधीशों को नियुक्ति करती है। जैसे हम प्रेजेंट में बात करें तो 1 + 33 34 न्यायाधीश है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? संसद के द्वारा। सॉरी, नियुक्ति नहीं, इनकी संख्या को निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है? संसद के द्वारा इनकी संख्या का निर्धारण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है? बताइए, इसमें अपना त्यागपत्र किसे देता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? आपका पहला ऑप्शन है विधि मंत्री को, सेकंड है प्रधानमंत्री को, थर्ड आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति को, चौथा मुख्य न्यायाधीश को।
आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। त्यागपत्र देने से संबंधित जो अधिकार है वो किसका है? राष्ट्रपति का। अगर हम बात करें संघ के स्तर पर कोई भी पद होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? जनरली राष्ट्रपति महोदय को ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का अर्थ होता है कि जब भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है, यानी सीजेआई महोदय, अब संजीव खन्ना है, अगर वो अब्सेंट है, अपना पद संभालने में असमर्थ है, उस कंडीशन में उस पद को कौन संभालेगा? उस कंडीशन में उस पद को संभालेगा 33 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश उस पद पर विराज होगा, और उसको कौन नियुक्त करेगा? इसी से संबंधित क्वेश्चन है। कार्यवाहक अस्थायी होता है, यानी जब सीजेआई वापिस आ जाएंगे तो ये अपना कार्य छोड़कर न्यायाधीश के पद पर आ जाएगा और न्यायाधीश वहां अपॉइंट हो जाएंगे। कार्यवाहक यानी एक्टिव चीफ जस्टिस कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की कुछ अधिकारिता होती है जिसमें हम देखते हैं आर्टिकल 131 131 में आरंभिक अधिकारिता से संबंधित बात की गई है। आरंभिक अधिकारिता मूल अधिकारिता का सीधा सा अर्थ होता है कि जब मुद्दा सीधा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन विवादों में से कौन सा मुद्दा है जिसकी शुरुआत ना तो अधीनस्थ न्यायालय में होगी ना हाई कोर्ट में होगी, सीधा सुप्रीम कोर्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा और निर्णय करेगा। इनमें से बताइए कौन से वो मामले हैं जिनकी जांच सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है? अगर हम अधिकारिता से बात करें, बाद में आता है आर्टिकल 133 जिसमें बताया गया सिविल अधिकारिता के बारे में। आगे 134 में बताया गया आपराधिक अधिकारिता से संबंधित। 135 135 में बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा वो कौन सा न्यायालय होगा? फेडरल न्यायालय होगा। जब हम भारत शासन अधिनियम 1935 1935 की बात करते हैं तो वहां पर फेडरल न्यायालय होता है। फेडरल न्यायालय का अर्थ होता है कि ये कौन से मामले देखेगा? ये संघ राज्य से संबंधित मामले देखेगा। संघ राज्य से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो कौन देखेगा? फेडरल न्यायालय। और जो सिविल और आपराधिक मामले होते हैं वो अलग न्यायालय देखेगा। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है आर्टिकल 135 के अकॉर्डिंग, 135 के अकॉर्डिंग। अगर हम अधिकारिता में 136 को देखें, आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा पावर देती है। यानी इससे पहले हमने देखा था कि आपराधिक मामले, सिविल मामले, मूल अधिकारिता, इनसे संबंधित एक कैटेगरी होती है। जैसे हम बात करें, अगर हाई कोर्ट किसी मामले को रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट में तभी सुनवाई होती है, या फिर मृत्युदंड दे दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा तो उसकी अपील की जा सकती है। ये कुछ मामले होते हैं जैसे विधि का सारवान पर्सन है, उनसे संबंधित अपील की जा सकती है। यानी यहां पर एक शर्त लगाई गई है। लेकिन 136 आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च पावर देता है कि वे किसी भी मामले को, किसी भी डिक्री को, किसी भी आदेश को अपने पास मंगा सकता है। आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे अधिक पावर अपील को अपने पास मंगाने की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग है। इसमें आप बताइए। पहला देखते हैं हम, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, आपका ये सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव से संबंधित विवाद, इसको ये नहीं देखता है। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये आपका सही है। तो आपका 1 व 3 सही होगा। 1 व 3 सॉरी इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको 1 व 3 कर लीजिए 4 नंबर को। ऑप्शन में नहीं है, इस पे हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। यानी अगर हम बात करें अमेरिका से संबंधित, इसको अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अमेरिका में है ऐसा सिस्टम होता है कि वहां पर दोहरी न्यायपालिका है। हमारे यहां कौन सी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका का अर्थ हुआ कि ये न्यायपालिका है और दूसरी होती है अलग न्यायपालिका।
अगर हम बात करें राज्यों की, तो अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य है। तो 50 राज्यों के अपने हाई कोर्ट है, अपने सुप्रीम कोर्ट है। संघ के लेवल पर बात करें तो संघ का अपना कोर्ट है। अब यह संघ से संबंधित कोर्ट क्या देखता है? यह देखता है संघ और राज्य से संबंधित विवाद को। संघ राज्य के विवाद को देखता है, यानी संघीय ढांचे से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उनकी जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है संघ के लेवल पर अमेरिका में। और अमेरिका में प्रत्येक 50 राज्य के लिए अपना न्यायालय होता है, जो कौन सा देखता है? वो आपराधिक मामले और सिविल मामले। इसलिए इसे दोहरी न्यायपालिका कहा जाता है। अगर हम भारत के लिए देखें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। अब एकीकृत न्यायपालिका क्या अर्थ हुआ? कि भारत में संघ और राज्य के बीच में विवाद होता है। जो हमारा क्वेश्चन है, संघ और राज्य के बीच में, एक तरफ संघ है, दूसरी तरफ राज्य है। एक तरफ संघ है और संघ के साथ कुछ राज्य है, दूसरी तरफ एक राज्य या विभिन्न राज्य है। एक तरफ हम बात करें कि संघ या फिर यूटी है, दूसरी तरफ कोई राज्य है। इनके बीच में मेनली कहने का उद्देश्य है कि राज्य से संबंधित और संघ से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो हमारे यहाँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। इसके लिए मुद्दा कहां जाएगा? किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। सामान्य सी बात है कि अगर हाई कोर्ट और संघ के बीच में विवाद होगा तो उस राज्य का हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वो अधिकारिता किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। तो डायरेक्ट मैटर किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। ये होता है एकीकृत न्यायपालिका। दूसरा हमारे यहां समझने की जरूरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट है, जो प्रेजेंट में कितने हैं? 25 है। उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। अगर हम आपराधिक मामले से संबंधित बात करें या फिर सिविल न्यायालय से संबंधित बात करें तो पहले मामला अधीनस्थ न्यायालय के पास जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय से मामला जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारे यहाँ आपराधिक मामले और सिविल मामले भी यही स्ट्रक्चर देखती है। और अन्य मामले जो संघ से संबंधित, संघीय ढांचे से संबंधित है, वो भी मैटर कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि आरंभिक अधिकारिता आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग आरंभिक अधिकारिता से संबंधित अगर हम क्षेत्र देखें तो 1 और 3 है। इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण और की गई है कि जो संविधान लागू से पहले जो भी संधि हो गई है, जो भी ट्रीटी हो गई है, वो आरंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है। जैसे हम बात करें नदी जल विवाद हो गया या फिर अन्य कोई समझौते हैं जो संविधान लागू से पहले है, वहां पर आरंभिक अधिकारिता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दे दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को उस जज को उस आदेश को रीचेक करना है, उससे संबंधित दोबारा जजमेंट देना है, अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन करना है। कौन से आर्टिकल के तहत किया जाएगा? जैसे ही हमारी रीड से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड से संबंधित ये सेशन कंप्लीट होंगे, उससे बाद में हम जस्ट रीड से संबंधित 2 या 3 मैराथन क्लास लेंगे। जैसे हमारी रात की क्लास थी आरएस से संबंधित मैराथन क्लास, जिसमें हमने कम से कम 50 प्लस क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा किया था। ऐसे ही हम रीड से संबंधित उस क्लास में हमारा पूरा फोकस रहेगा रीड से संबंधित जो भी PYQ रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम अपना क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न होगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा मैराथन सेशन कम से कम 3-4 घंटे का होगा। उसमें पॉलिटी से रिगार्डिंग हम सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। जैसे ही हमारा रीड से संबंधित पॉलिटी का सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद में आप अपने डाउट हमारे यूट्यूब चैनल पर पुट कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी क्लास होती है और आपको लगता है कि इस टॉपिक पर हमारा डाउट है, तो वो आप सेंड कर दीजिए टाइप करके, वो मैं आपको पर्सनली यूट्यूब के माध्यम से रिप्लाई करूंगा कमेंट सेक्शन में। अब हमारी क्लास चल रही है टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसके बाद में हमारी पूरी क्लास होगी पूरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जो भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन पे हम मैराथन क्लास लेंगे। और मैराथन क्लास से पहले आपको जो लगता है कि ये टॉपिक हमारा कमजोर है, उस पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए।
स्पेशली उसी टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए। तो आप कमेंट सेशन में बता दीजिए, उस पर हम जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगी हम पहले उसी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारा फोकस रहेगा मैराथन क्लास में, यानी रीड से संबंधित अगर आगे फर्स्ट ग्रेड से संबंधित एग्जाम होंगे उसमें भी हम मैराथन सेशन लेंगे। और उस मैराथन सेशन में हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि करंट से रिलेटेड कौन से टॉपिक पॉलिटी में पूछे जाते हैं और भविष्य में यानी जब आपका एग्जाम होगा कौन से क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं से हम अपने पेपर को डिसाइड करेंगे और मान के चलिए उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। मंजू जी 138 नहीं होगा, 137 इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 137 अधिकार देता है किसको? उच्चतम न्यायालय को, कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कस्टोडियन कौन है भारतीय संविधान का? यानी अगर भारतीय संविधान से संबंधित किसी के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, मेनली ये काम किसका होता है? संसद के द्वारा। संसद संविधान में संशोधन कर संविधान में संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 368 के अकॉर्डिंग। अब अगर संसद के द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया जाता है तो इनकी संरक्षण कौन करेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा? आपको बताना है। ये स्पेशली ऐसा होता है कि संविधान की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, संविधान की रक्षा किसके द्वारा की जाती है। हमारा टॉपिक चल रहा है न्यायालय, तो ये इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय एक निष्पक्ष बॉडी होती है जो अपना निर्णय किसी भी भेदभाव के अकॉर्डिंग नहीं देती है। वो एक निष्पक्ष बॉडी बनाई गई है। कैसे? जैसे हम बात करें उनके वेतन भत्तों से संबंधित, एक बार वेतन भत्ते अलॉट हो गए उसके बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। उनकी नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। कोलेजियम सिस्टम पर हम अगली और कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें यह होता है कि 5 सदस्यीय बॉडी होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? सीजीए होगा, और 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं। वो किसी नाम को रिकमेंड करते हैं, वो नाम जाता है विधि मंत्रालय के पास, विधि मंत्रालय मंत्री परिषद उसे रेफर करती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास कोलेजियम से संबंधित पावर होती है कि वो उसे पास कर सकता है या फिर उन्हें पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जब ये नाम पुनर्विचार के लिए वापस कोलेजियम के पास आएगा तो कोलेजियम इसे वापस उसी नाम को अगर रिकमेंड कर देता है तो सरकार को, राष्ट्रपति को उसकी नियुक्ति करनी होती है। करंट का मुद्दा है क्योंकि 2015 में 99वें संविधान संशोधन 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा अमेंडमेंट? 99वां अमेंडमेंट। उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 2015 में। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका हमारा आधारभूत ढांचा है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। संविधान के आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? केशवानंद भारती जजमेंट से 1973 से आया है, 24 अप्रैल 1973 को। उसमें कहा गया था कि संसद को पावर है कि कुछ भी करे, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसी आधार पर इसने जजमेंट दिया था कि मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। तो इसमें 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? पीआईएल यह होता है कि जब कोई भी स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण किया गया है, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो वही व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करवाएगा, अन्य व्यक्ति इसकी पैरवी नहीं करेगा। लेकिन यहां पर पीआईएल के माध्यम से यह कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि कोई भी व्यक्ति, पीड़ित पक्ष चाहे कोई भी हो, उस पक्ष को दूसरा व्यक्ति रख सकता है। यहीं से पीआईएल की शुरुआत होती है। और पीआईएल कौन से न्यायाधीश के समय इंट्रोड्यूस की गई थी? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। कंचन ओला, हमारी कम से कम 11-12 क्लास हो चुकी है। आप पॉलिटी सेशन देखिए प्लेलिस्ट में। और पॉलिटी सेशन में हमने स्पेशली पीवाईक्यू और एमसीक्यू पर चर्चा की है और विस्तार से चर्चा की है। यानी अगर आप चाहोगे तो एक दिन में पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। 2x की स्पीड में देखिए क्योंकि एग्जाम के समय पास में है। तो उसमें हमने वही क्वेश्चनों को लिया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर पीएन भगवती महोदय होंगे। पीएन भगवती महोदय के द्वारा पीआईएल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? अभी हमने इस पे चर्चा की थी, आपको 15 सेकंड का समय है, इसका आंसर दीजिए। हमने देखा था कि संसद के पास पावर होती है कि वो कोई भी एक्ट बना सकता है, लेकिन हमने आर्टिकल 13 देखा था। आर्टिकल 13 में कहा गया कि मूल अधिकार से असंगत कोई भी विधि होगी या फिर कोई अन्य, तो उसे नल एंड वॉइड कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। संसद विधि बना सकती है, उसे अधिकार दिया गया है, लेकिन संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल ढांचे के खिलाफ है। तो ये सबसे सुप्रीम पावर किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। आर्टिकल रटने से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है, हम रटते रहेंगे आर्टिकल 124, 214, ऐसा नहीं होता है। जब हमें पता चलेगा कि आर्टिकल 214 कहना क्या चाहता है, आर्टिकल 124 का भाव क्या है, तो हमें यह रटना नहीं पड़ेगा कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर रहा है, संरचना क्या होगी, संसद को यह शक्ति क्यों दी गई है, इसकी संख्या को बढ़ाने से संबंधित। अगर हम इस पे क्वेश्चन करें कि संसद को ही शक्ति क्यों दी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दे दी जाती तो सुप्रीम कोर्ट 2000 न्यायाधीश कर लेते। तो सभी चीजों में चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान को डिजाइन किया है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे तार्किक डॉक्यूमेंट कौन सा है, सबसे तार्किक बुक कौन सी है भारत के लिए, तो मैं भारतीय संविधान को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि भारतीय संविधान में प्रत्येक शब्द को सोच समझकर लिखा गया। ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है रैंडम इधर से उठाया पुट कर दिया, नहीं। जो भारत की स्थिति थी उसी के अकॉर्डिंग इसमें पुट किया गया है। जैसे हम बात करें भाग 3 में हमारे मूल अधिकार है, तो वो स्टार्टिंग में ही क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो हमें संसद की, न्यायालय की जरूरत नहीं थी, हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी समानता की। यानी हमारे यहाँ उस समय सबसे ज्यादा समाज में व्यक्तियों के बीच में विभेद था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो सबसे पहले हमारा मुख्य फोकस किस पे होना चाहिए कि लोगों में समानता हो, भाईचारे की भावना हो, लोगों को स्वतंत्रता हो, बोलने की आजादी दी जाए, धर्म से संबंधित आजादी दी जाए। जब यह स्वतंत्रता समानता दी जाएगी तभी संसद वर्क कर पाएगी। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहां पे संसद है लेकिन लोगों के मूल अधिकार नहीं है, तो वह व्यवस्था अतार्किक है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हर चीज को वेल प्लान तरीके से अपने माइंड से सही तरीके से स्ट्रक्चर किया है। तो इन चीजों को समझने के लिए पहले हमारा दिमाग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को ग्रहण करे, उसके बाद में हमें इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहिए। तब हमारा अच्छे से क्वेश्चन भी हल होगा और हमें पॉलिटी से रिगार्डिंग बोरियत भी नहीं होगी। चाहे पॉलिटी हो चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो, पहला मुख्य फोकस होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर। ज्ञान को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका सही होगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, जिसे आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके आधार पर होती है? कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर। अभी हमने बात की थी कॉलेजियम में कितने न्यायाधीश होते हैं? 5 होते हैं। एक सीजीए होता है, 4 सीनियर मोस्ट, 4 सीनियर मोस्ट। सीनियर मोस्ट का क्या अर्थ हुआ? न्यायाधीशों की आयु से संबंधित अगर हम बात करें कि न्यायाधीशों की आयु, सीनियर मोस्ट क्या होता है, जैसे आज 1 जनवरी 2025 में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, उसके बाद में 2 जनवरी 2025 में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो सीनियर कौन होगा? सीनियर 1 जनवरी इसकी नियुक्ति की गई है तो ये सीनियर होगा। उम्र में चाहे छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। सीनियरिटी कहां से डिसाइड होती है? सीनियरिटी डिसाइड होती है कि इसने सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कब लिया है। इसी से संबंधित एक हम क्वेश्चन देखते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं योग्यता से संबंधित कि योग्यता क्या है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की योग्यता क्या है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की योग्यता क्या है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पहली योग्यता होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो। साथ साथ में आप कमेंट सेशन में बता भी सकते हैं अगर आपको पता है, भारत का नागरिक। दूसरा इसमें बताया गया कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक क्या है, वकालत कर चुका हो। हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, वकालत नहीं न्यायाधीश।
अब एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, दो हाई कोर्ट भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष होना चाहिए। तीसरा इसमें बताया गया है, यानी पहली बाध्यता है इनमें से कोई एक, हाई कोर्ट का न्यायाधीश 5 साल तक। दूसरा इसमें बताया गया हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। वकालत का अर्थ होता है ऐसा वकील जो वकालत करता है, जैसे हम मूवियों में देखते हैं काला कोट पहन रखा है और जज के सामने अपना पक्ष रख रहा है। वकील सभी होते हैं, एलएलबी की डिग्री सभी के पास होती है, लेकिन वो वकील नहीं होते। एलएलबी की डिग्री मात्र से वकील नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करते हैं वही वकील यहां पर माने जाते हैं। तो वकील यानी कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति के राय में विधि विशेषज्ञ, राष्ट्रपति के राय में विधि विशेषज्ञ। राष्ट्रपति की राय में विधि विशेषज्ञ का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति को ऐसा नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे नजदीक है, इसको संविधान आता है, या फिर कोई पॉलिटी का टीचर है उसे संविधान आता है तो उसे न्यायाधीश बना दे। नहीं, विधि विशेषज्ञ अर्थ होगा कोई प्रोफेसर है जिसने पीएचडी कर रखी है, अपने क्षेत्र में महानता प्राप्त कर रखी है, उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। यहां पर हर किसी को, एरे गेरे नत्थु खेरे को नियुक्त नहीं किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति यानी विधि विशेषज्ञ, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, तो इस आधार पर अभी तक एक भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई है। विधि विशेषज्ञ है तो वो प्रोफेसर है, कॉलेज में है, विश्वविद्यालय में है, लेकिन अभी तक न्यायपालिका में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें हाईकोर्ट से संबंधित, हाईकोर्ट की योग्यता देखिए तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन बताया गया कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कहां पर? न्यायिक क्षेत्र में। इसमें न्यायिक क्षेत्र को डिफाइन नहीं किया गया है, डायरेक्ट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड इसमें बताया गया है कि कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो वकालत का किसी हाई कोर्ट में, वकालत का अनुभव किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 ही कैटेगरी ली गई है। तीसरी कैटेगरी जो हमने देखा था कि राष्ट्रपति की नजरों में विधि विशेषज्ञ, इसमें शामिल नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमे संबंधित है। विशाखावाद किससे संबंधित है? 1997 1997 का मैटर है। एक महिला के द्वारा बाल विवाह रोकने से संबंधित कार्रवाई की जा रही थी राजस्थान के क्षेत्र में, जहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई, बलात्कार किया गया, उसी से संबंधित, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ना हो, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की थी। आज 1997 के बाद में जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग कोई बड़ी कंपनी है वहां पर अपनी एक कमेटी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। यानी कोई कार्यस्थल है वहां पर कमेटी होगी, महिला अपनी रिपोर्ट उस कार्यस्थल पर उस कमेटी को रिकमेंड करेगी अगर उसके साथ कार्यस्थल पर कोई भी घटना घटित होती है तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित। राजस्थान का मैटर है तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन से राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? कौन से राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? इसका सही आंसर बताइए। हमारी जो चर्चा हो रही है वो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। अब आपसे ये पूछ ले कि तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, दूसरे कौन थे, तो इनमें आपको थोड़ा फोकस रखना है। जब आप मुख्यमंत्री देखो तो आपको साथ साथ में इनमें देखना है कि पहले मुख्यमंत्री कौन से हैं, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, स्पीकर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। ये सभी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिन पर आपकी पकड़ थोड़ी होनी चाहिए अगर आप रीट से संबंधित तैयारी कर रहे हो, क्योंकि रीट में कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि पहले मुख्यमंत्री कौन है, न्यायाधीशों का क्रम क्या है। इनमें कोई भी एग्जामिनर भी क्वेश्चन पहले गेस नहीं कर सकता कि कहां से पूछेगा। ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को कितना हार्ड और कितना डीपली ले जाना चाहता है। तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस फारूक हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) का संबंध किससे है? अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी आर्टिकल 124(4) का संबंध किससे है?
मंजू जी कल आरएस की सेशन में भी थे, आपने सभी आंसर अच्छे से दिए, आपने पूरा सेशन अटेंड किया। आपके रिप्लाई मैंने देखे थे, सबसे अच्छे थे और सबसे फास्ट आपके ही रिप्लाई थे। ऐसे ही डेडिकेटेड होकर स्टडी करोगे तो आपका चयन निश्चित है। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। जो भी यहाँ पे कमेंट सेशन में ओनली पढ़ाई करने के लिए आए हैं और अपना मुख्य फोकस पढ़ाई पर है, तो उनके लिए बेस्ट विशेष है कि आपका चयन निश्चित ही हो। इसके अलावा जो भी है उनके लिए भी बेस्ट विशेष है कि आप अपने क्षेत्र में अच्छा करें। जो भी आपका क्षेत्र है आप उस क्षेत्र में अच्छा करें। भारतीय संविधान का 124वां संविधान आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? अगर हम 124(4) से संबंधित देखते हैं, 124(4) यानी न्यायाधीशों के हटाने से संबंधित है। 124(4) डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा हटाने का आधार क्या है। हटाने का आधार होता है असक्षम या फिर कदाचार। असक्षमता का क्या अर्थ है? जैसे हम बात करते हैं, हमने मूवी देखी थी जोली एलएलबी, उसमें यह होता है कि जो जज होता है उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, वो बार बार लालटेन जो भी होता है उनका लैंप उसको नीचे लाते हैं और आराम से देखते हैं। ये असक्षमता के अकॉर्डिंग आता है, यानी कोई अपनी सीटिंग पर नहीं बैठ सकता या फिर उनकी दृष्टि कमजोर है तो वो असक्षमता के अंडर आता है और उसे हटा दिया जाएगा। और कदाचार के आधार पर अगर उस पर कोई आरोप लगता है, इस आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। ये दो ग्राउंड बताए गए हैं हमारे संविधान में कदाचार के। अब हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? हटाने की प्रक्रिया में हम देखें कि हटाया कैसे जाएगा। तो प्रस्ताव लोकसभा से लाया जाता है या फिर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों में लाया जा सकता है। और हटाने के लिए कम से कम विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। जब 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा उसे हटा देगा। तो किससे संबंधित है? न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है। एग्जाम के दृष्टिकोण से है कि हटाने का आधार क्या है? असक्षमता, कदाचार। और इसे कैसे हटाया जाएगा? विशेष बहुमत के द्वारा। यानी हमारे न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, निष्पक्ष बनाया गया है, उनके पद को संरक्षित रखा गया है। कैसे? कोई भी न्यायाधीश को हटाना है तो लोकसभा और राज्यसभा का विशेष बहुमत चाहिए। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस आधार पर नहीं हटाया गया है। जस्टिस दीपक मिश्रा थे जिनको हटाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया। इसलिए अभी तक कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसे इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है। इसे से संबंधित हम एक आर्टिकल और देख लेते हैं, आर्टिकल 124 का 5, जिसमें कहा गया कि संसद प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है। अब संसद प्रक्रिया का निर्धारण कैसे करेगी, यानी इसको हटाया कैसे जाएगा? जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य का अनुमोदन चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्य का अनुमोदन चाहिए। इस अनुमोदन के बाद ये किसके पास जाएगा? स्पीकर के पास, यानी पीठासीन अधिकारी के पास। लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा। अब सभापति के पास शक्ति होती है कि इस प्रस्ताव को मान ले या स्वीकार कर दे, यानी सभापति के पास ये प्रस्ताव जाएगा। सभापति कहेगा नहीं ये इलीगल है, सही नहीं है, तो यही मामला यही खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीकर महोदय अनुमति दे देता है तो उसके बाद में 3 सदस्यीय बॉडी बैठेगी, 3 सदस्यीय निकाय होगा जिसमें सीजेआई होगा या फिर कोई अन्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक विधि विशेषज्ञ होगा। ये तीनों जांच करेंगे उस न्यायाधीश से संबंधित। अगर ये समिति रिकमेंड कर देती है कि हाँ इन्होंने कोई क्राइम किया है, ये असक्षम है, तो ये मैटर कहां जाएगा? वापिस उसी सदन में जाएगा। लोकसभा में अगर आया है तो लोकसभा में, और लोकसभा अगर 2/3 से, और फिर अगर राज्यसभा भी इसे 2/3 से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा इसे हटा देगा। ये होता है हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(5) के अकॉर्डिंग। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिकल 124(4) किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नहीं, उच्च न्यायालय नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए आपका ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो फिर कोई अन्य न्यायाधीश हो, उनके हटाने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायरेक्ट एग्जाम में पहले ही बता रहा हूं 124(4) नहीं पूछा जाएगा रीट में तो, लेकिन पूछा जा सकता है आधार क्या है, आधार डिसाइड करने की शक्ति किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है?
व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर बाधित कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, उस संबंधित कौन सी रीट जारी की जाएगी, उससे संबंधित बताना है आपको। अगर हम इसमें बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर हम बात करें रीट से संबंधित तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति दी गई है, आर्टिकल 226 जिसमें 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदे को सामने प्रत्यक्ष किया जाए। ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस कैद कर लेती है तो मजिस्ट्रेट एक अपील दायर करेगा, एक आदेश जारी करेगा। जैसे किसी, मैं अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पुलिस आए मुझे गिरफ्तार कर ले, तो मेरे माता पिता अपील दायर करेंगे कोर्ट में कि हमारे बेटे को प्रेजेंट किया जाए। तो ये कौन सी रीट जारी की जाएगी, उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जाएगी, यानी जो बंदा है उसको प्रेजेंट किया जाए, हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, उसकी कंडीशन सही है या नहीं है, कहीं पुलिस ने मारपीट की है या नहीं की है। इस स्थिति की जांच करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इससे रिगार्डिंग अभी आपके कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद में भी अगर आपको लगता है क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेशन में डाउट पूछ सकते हो। और आपको ये लगता है कि इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, ये टॉपिक आपके समझ के बाहर है, तो हम उस टॉपिक पर स्पेशली एक अलग सेशन ले सकते हैं। आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।